दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज। इनको कहें हम हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट थियरी टीचिंग के। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर, पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको हम बेसिकली शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, दोनों ही मीडियम में रहेगा सब कुछ। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जिसको हम कहते हैं, और फिर है कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये चार सबसे बड़ी थियरीज कहूँ। अगर लर्निंग थियरीज की मैं बात करूं, डेवलपमेंट की ऑलमोस्ट थियरीज हम कई बार कर चुके हैं, चाहे वो प्याजे हो, वेगोस्की हो, एरिक्सन हो, या फिर फ्रॉइड हो, या और इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंटल थियरीज हैं, ये लर्निंग की थियरीज हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे एक आसान तरीके से। थोड़ा सा धीमा चलने की कोशिश रहेगी, लेकिन काम की चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखें, साथ में बने रहें अगर आप लाइव हैं, और लास्ट में आप लोग के डाउट्स भी मैं लेने की कोशिश करूंगी। इससे पहले, इसको शुरुआत करने से पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं अभी कि जो एडमिट कार्ड है सीटेट का वो डाउनलोड नहीं हो पाया या कुछ भी इशू हो गया है। तो आप एक काम कर लीजिए कि सबसे पहले इस चीज को रिजॉल्व कीजिए। तैयारी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो या उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो चाहे वो उनका ईमेल आईडी हो seatetjuly2019@gmail.com, चाहे फिर आप जो सीबीएसई का ऑफिस है प्रीत विहार वाला, बड़पड़गंज में वो लोग डील नहीं करते, तो वहां आप जा सकते हैं। और अब ये मैटर नहीं करता, आप देखिए अगर आप बहुत दूर से तो ईमेल कीजिए या फिर विजिट कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना इस टाइम पर जरूरी है। कोई छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम है तो मेल करके सुलझा सकते हो या एविडेंस के रूप में रख सकते हो, बट अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो आप जाइए और वो चीज आपको सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लेट्स लर्न की ऐप डाउनलोड ना की हो तो कर सकते हैं, और सीडीपी स्पेशल जो एक प्लेलिस्ट है उसको भी चेकआउट करें, सब्सक्राइब करके घंटी बजा सकते हैं। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है, आज हम थियरी में समझेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो थियरीज हैं, इनको शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो इन थियरीज को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बिहेवियरिज्म क्या है। सिर्फ एक थियरी है जो बिहेवियरिज्म में नहीं आएगी यहाँ, जिसको हम कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग या गेस्टाल्ट बाद में आती है। बाकी की तीन थियरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम में आती है, चाहे वो पैवलोव हो, स्किनर हो या थॉर्नडाइक हो, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। बिहेवियरिज्म को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जानना। मेरा नाम मौजम फयाज और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। आईडीएम पाकिस्तान को मैंने आज से तकरीबन 6 माह पहले ज्वाइन किया। जरूरी होगा क्योंकि कुछ चीजें कॉमन हैं। अब एक बार मैं आप लोग की लाइव चैट देख लेती हूँ, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तब हम आगे बढ़ेंगे। और पेशेंस बना करके आराम से चाय पानी जो भी लेके बैठना है बैठो, इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पता भी नहीं लगेगा ये थियरी से थे और आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हिंदी में भी समझेंगे। और ऑनलाइन में थोड़ा सा ये रहता है टाइम का, मतलब रहता है ज्यादा चीजें कम समय में करानी होती है, नहीं तो कितने भी घंटे किया जा सकता है ये चीजें डिस्कस। ऐप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी जो चल रहा है चैनल पर उस पर ध्यान दीजिए। कल से एक और स्पेशल प्लेलिस्ट शुरू होगी अगले जुलाई के सीटेट तक, 10-12 दिन तक। जितने भी डाउट है, 10 मिनट का लाइव सेशन दिन में किसी भी समय आप लोग के डाउट्स के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सीटेट को लेकर के। स्टार्ट करते हैं अब। बहुत बढ़िया, डर छोड़ दीजिए, काम पे आते हैं ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद, जिसमें हम इनके जनक, व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है वाटसन को, लेकिन ये जो साइकोलॉजी के संप्रदाय हैं वहां से क्वेश्चन सीटेट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं। बिहेवियरिज्म बेसिकली व्यवहारवाद इस बात पर जोर देता है कि भाई जीन्स को ये बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, हेरिडिटी को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, मतलब जो आपकी आनुवंशिकता है, ये कहते हैं हम नर्चर के थ्रू, मतलब कि आपकी मोल्ड कर देंगे आपके व्यवहार को, आपको कुछ भी बना देंगे हम, बस आप ट्रेनिंग दीजिए। या जो भी इनके अलग अलग थियरीज हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। मतलब बिहेवियर्स क्या कहते हैं, जो आपका व्यवहार है वही सब कुछ है, सर्वज्ञ है आपका व्यवहार और उसको बदला जा सकता है। तो वो एक बात हुई। इसमें चाहे वो आपके वाटसन हो, जॉन लॉक हो, हल हो, या ये थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज हमने समझी, ये आदत डलवाने पे बड़ा विशेष जोर देते हैं कि आपको कंडीशन किया जाए, आपकी आदत डलवाई जाए, या बेसिकली जो व्यवहार है बाहरी ओवर्ट बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज करते हैं आपके बिहेवियर को अलग अलग तरीकों से। आ जाते हैं यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, बेंड्यूरा की है। अब थॉर्नडाइक पर आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हर एग्जाम के लिए। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब जिसको हम त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कनेक्शनिज्म भी इसी से जुड़ा हुआ एक नाम है, मतलब संबंधवाद, क्योंकि ये संबंध बनवाते हैं किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में। स्टिमुलस और रिस्पांस भी बिहेवियरिज्म से जुड़ी हुई एक कॉमन चीज है। स्टिमुलस क्या, एक तरह का लालच है जो आपको बाध्य करेगा रिस्पांस देने पे। रिस्पांस आप समझते हैं आपकी प्रतिक्रिया, तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बॉन्ड पर बड़ा काम करता है बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो इसको थियराइज किसने किया था, ये जो कनेक्शन है दोनों के बीच में, वो थॉर्नडाइक ने पहली बार दिया था। इस बार यूपीटेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इनिशियली ये जो ऐसा बॉन्ड था उसके बाद वुडवर्थ ने की थी। तो ये दो चीजें हुई। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो थॉर्नडाइक थे, काम की चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये जीवन भर खत्म नहीं होगा, 4 घंटे का सेशन बन जाएगा। तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत एमिनेंट काम किया लर्निंग में, और एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान को जब शिक्षा में इस्तेमाल करने की बात आई, बच्चों के भले के लिए, टीचर्स को बेहतर मेथड्स देने के लिए, ठीक। दूसरी चीज हमने समझी, कनेक्शनिज्म मतलब संबंधवाद जो थ्योरी है वो इनकी इससे जुड़ी हुई है, जिसमें इन्होंने थियराइज किया एसआर फ्रेमवर्क को, स्टिमुलस और रिस्पांस को। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दूसरा नाम। आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी इनकी थ्योरी है, जिसमें सेम चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, उसको आगे समझेंगे। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पांस। भाई लर्निंग किसका रिजल्ट है, अधिगम किसका एक प्रतिफल है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का एसोसिएशन है, कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कहानी हुई, एक बेस था। अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। बिल्कुल, अब आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट से हटके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें, अगर कंफ्यूजन हुई तो एक एक नंबर मजाक में चला जाएगा,
ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए हर एक व्यक्ति ने, 4 लोगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहले थॉर्नडाइक, उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। इन लोग के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट थे, बस फेमस की हम बात करते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के बारे में बात की, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट किया। स्किनर ने चूहे पर काम किया, कबूतर पर भी किया था, बट चूहा फेमस है। दूसरा पैवलव का कुत्ता, मतलब कि पैवलव का जो है वो क्लासिकल कंडीशन का प्रयोग कुत्ते पर था, एक डॉग पर था। तो ये तो हुए 3 जानवर। एक आध नंबर में कहीं पर तो कहीं भी ये भी पूछ लेता है कि किसने, मतलब मान लो सुल्तान था कोहलर का, जो एक चिंपैंजी था फेमस। तो इस तरह से ये तो अलग अलग बात हुई, इन जानवरों के एक्सपेरिमेंट हुए। ये लोग ऑब्वियसली हम भी जानते हैं जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर हम ह्यूमंस पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमंस को तो उठाएंगे नहीं। हुए हैं साइकोलॉजी में ह्यूमंस पर भी प्रयोग, बट जानवरों पर सबसे ज्यादा। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट जो है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की बिल्ली, इन्होंने एक केज में, एक पिंजरे में बंद किया बिल्ली को, बाहर फूड रखा, फिश रखी, ये स्टिमुलस का काम कर रही थी, उद्दीपक का काम कर रही थी, स्टिमुलेट कर रही थी किसको? जो अंदर बिल्ली है उसको। खाना जो है भाई आपको पता है नेचुरल चीज है, एक बाहर रखा है, आपको ये बाध्य करेगा उद्दीपक रिस्पॉन्स करने में कि मैं भूखी अगर बिल्ली, तो बाहर मछली रखी हुई है, उसकी स्मेल जो है उसको वो मोटिवेट कर रही है कि मैं बाहर जाऊं और वो फूड को खा लूं। ठीक, तो ये जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है इस पिंजरे के अंदर, इस केज के अंदर, और एक लीवर है जिसको आप प्रेस करेंगे अगर, तो ये जो गेट है वो ओपन होगा। बिल्ली को ये बात पता नहीं थी, इसीलिए इसको त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। मतलब बिल्ली ने रैंडम रिस्पॉन्स किए, उल्टे सीधे पैर मारे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन गलती से एक बार क्या हुआ, लीवर प्रेस हुआ और गेट खुल गया, वो बाहर आ गई। तो उसने ट्राई किया, आप भी बहुत बार ट्राई करते हैं बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही सीखते हैं जीवन में भी। ट्राई किया, गलतियां हुई और फिर सीखा। तो अब क्या हुआ, एक बार गलती से हुआ, फिर उसको दोबारा बंद किया गया, अब धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी बाहर आने लगे, क्योंकि उसको पता लग गया, सीख गया, लर्निंग हो गई अब। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। बॉक्स में बंद है, जो स्टिमुलस है वो खाना है, रिस्पॉन्स बिल्ली कर रही है और बाहर आ जाती है बेसिकली, तो वो क्या हुआ, उसकी लर्निंग हुई, अब जल्दी करेगी। इससे संबंधित 3 उन्होंने लॉस दिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपेरिमेंट पूछे ना पूछे लॉस जरूर पूछ लेता है कि जो सीखने के नियम है, 3 गौड़ नियम और 8 सेकेंडरी लॉस, मतलब 8 जो है गौड़ नियम और 3 प्रमुख नियम, प्राइमरी लॉस जिनको हम कहते हैं। ये ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां यहां से क्वेश्चन ना आता हो, डायरेक्टली नाम दे या ना दे। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग मतलब मुख्य सिद्धांत सीखने के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो पहला लॉ है हम उसको मानते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? प्रैक्टिस। आप जानते हैं भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट, मतलब कि जो अभ्यास है वो आपको बेहतर बनाता है। तो अभ्यास जब आप इतनी बार आप बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इससे लर्निंग बेहतर होती है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम, जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं उतनी बेहतर आपका अधिगम होता है। आप भी यहाँ बार बार रोज क्वेश्चंस समझने आते हैं, क्यों? क्योंकि अभ्यास से आप बेहतर बनते हैं। फिर है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहले मानेंगे हम। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तत्परता का नियम। सबसे पहले अगर आप रेडी नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, मानसिक रूप से, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, तो आप सीख नहीं पाएंगे। कोई भी आपका टीचर या कोई ईश्वर भी आ जाए तो भी सिखा नहीं सकता बच्चे को, यदि वो तैयार नहीं है सीखने के लिए। तो ये जरूरी है कि इन सब चीजों का, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये सब चीजें ठीक ठाक स्थिति में हो, ताकि बच्चा तैयार हो सीखने के लिए, उसको इस तरह का एनवायरमेंट मिले। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? मस्ट है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमने बात की, और फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट, तीसरा नियम, मतलब प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम किससे जुड़ा हुआ है? प्रभाव का नियम आपका मोटिवेशन या रिइंफोर्समेंट से जुड़ा हुआ है, कि भाई जिस चीज का आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है उस चीज को आप आगे करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब कोई काम किया, डांट पड़ गई, बच्चे को नहीं करेगा आगे। अगर अच्छा एक अनुभव हुआ, अलग अलग इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो जिस चीज का प्रभाव पॉजिटिव होगा उसको आप करेंगे, जिसका नहीं होगा वो नहीं करेंगे। अब इसी तरह से लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 और चीजें आ जाती हैं निकल करके। एक है आपका लॉ ऑफ यूज, एक सेकेंड, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, मतलब जिस चीज को आप काम में लेते हैं, यूज में लाते हैं, वो चीज तो आपको याद रहती है, जिस चीज को जो आपके इस्तेमाल में नहीं रहती वो आपको याद नहीं रहती। तो ये प्रैक्टिस या एक्सरसाइज के अंदर है। आई होप आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। ठीक, एकदम क्लियर चल रहा है। तो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक, जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हैं, भाई अगर कोई डॉक्टर है, उसने अपनी प्रैक्टिस की, एमबीबीएस की, अब वो अगर प्रैक्टिस करता रहता है बेहतर होता है। एक टाइपिस्ट है, टाइप करता रहेगा बेहतर रहेगा। 1-2 साल छूट जाए या यूज में ना रहे जो चीज, उनको हम भूल जाते हैं। जैसे आपने 12th में कभी जिनके पास मैथ्स रहा हो, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, फिर स्ट्रीम चेंज कर दी, आपके टच में नहीं है, आपको याद भी नहीं है इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूले होते थे, क्योंकि डिसयूज है, इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सेकेंडरी लॉज को, इनको भी समझ के चलेंगे, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइमरी लॉज ही है। शांति से बस सुनते रहें और लाइक भी करते रहें, अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दें उन सभी के साथ जो सो रहे हैं इस टाइम पर भी। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब महत्ता का नियम है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है उसको आप फटाफट से सीख लेते हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी क्या है? जो रिसेंटली आपने सीखा होता है। ठीक है, जो जल्दी, इसीलिए आप पेपर से पहले रिवाइज कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जो चीजें जिनका स्टिमुलस ज्यादा प्रभावकारी होता है उनको आप सीखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे वो बिल्ली कर रही थी किसी भी चीज को सीखने से पहले। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, आप सीखेंगे कैसे, तो जरूरी है कि पॉजिटिव रखा जाए एटीट्यूड को। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर? लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? आपकी पुरानी किसी एक, मान लीजिए आपने सीटेट का पेपर दिया था, अब आप देने जाएंगे, तो जो सेम एक्सपीरियंस रहा है उसको आप नई सिचुएशन में भी लगा सकते हो, पुरानी तरह की में भी। तो जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे नई सिचुएशंस में या उसी तरह की सिचुएशन में। एसोसिएटिव शिफ्टिंग में आप शिफ्ट कर जाते हैं उस एक रिस्पॉन्स को। यहाँ पे क्या था? आप पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पे यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे आपने सीधा रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दिया।
ठीक है। पार्शियल एक्टिविटी मतलब आप पहले छोटी छोटी चीजें सीखते हैं किसी एक चीज की, फिर उसको एक होल में समझने लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेकेंडरी लॉज, बट आपको पता हो तो बेहतर रहेगा। कई बार ऐसे दे देगा 3 लॉज दे देगा आपको, उसमें से एक आपको पता है 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास का नियम जिसमें यूज और डिसयूज है, फिर आपका दूसरा आ जाता है, इसको प्रैक्टिस भी कहते हैं, फिर आपका लॉ ऑफ रेडीनेस तैयार या तत्परता, फिर इफेक्ट। तो ये 3 नियम हैं, इनके अलावा जो भी आए वो सब सेकेंडरी लॉज हैं। ठीक है, अब आते आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पर। ट्रायल एंड एरर का बेसिकली अगर हम बात करें, एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है एजुकेशन में, आप बच्चों को त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सिखा सकते हैं, उनके लिए अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं, उनको एक बेहतर प्रभाव पड़े किसी चीज का, तो उस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इंपैक्ट बेहतर जाए, बच्चे तैयार हैं या नहीं, इन चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं। और अधिगम में ये चीजें कहीं ना कहीं से घुमा करके आ जाती हैं, सारी चीजें इनमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब आ जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पर, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन आइवन पैवलोव ने दिया और 1904 में इनके डाइजेशन के काम के लिए, या ये एक फिजियोलॉजिस्ट बोले इनको, एक साइंटिस्ट बोले, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन इनका जो काम था साइकोलॉजी में उसका प्रभाव पड़ा और ये साइकोलॉजी में आ गई बात। ठीक, तो ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था 1904 में, इन्हें मिल गया था क्या, नोबेल प्राइज। ये नहीं पूछता है लेकिन याद रह जाता है कुछ कुछ चीजों से कनेक्ट करके। ठीक, तो वो एक बात हुई। अब यहाँ पे इनका काम बहुत पुराना है, मतलब 1800s में इन्होंने काम किया होगा। आइवन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल आप म्यूजिक सुनते हैं, मतलब एक पुरानी सी चीज जो चली आ रही है अभी भी, शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं इसको हम हिंदी में। इसमें क्या है, आदत डलवानी है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक होगा स्टिमुलस, पूरी बिहेवियर्स में ये चीज चलती रही है, कहीं ना कहीं स्टिमुलस काम करता ही रहता है, जैसे अभी हम थॉर्नडाइक में भी देख रहे थे, अभी पैवलोव में भी आए। स्टिमुलस होगा एक जो आपको बाध्य करेगा रिस्पॉन्स करने पर, आपको स्टिमुलेट करेगा, कंपल्शन हो जाएगा एक तरह के आप रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, सामने खाना रखा है तो मुंह से लार आएगी, वो वाली बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आदत डलेगी ऐसी चीज के साथ। 2 चीजें जुड़ती हैं, एक ऐसी चीज जिसका कोई संबंध पहले आपसे नहीं होता, नेचुरली वो आपको स्टिमुलेट नहीं करती, लेकिन उसको जोड़ दिया जाता है ऐसी चीज के साथ जो आपको बाध्य करती है। जैसे खाने के साथ घंटी को जोड़ दिया गया, एसोसिएट कर दिया गया। एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है बिहेवियरिज्म में। ठीक है, 1904 में मिला इनको नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और दूसरी चीज इनकी जो थियरी है इसको हम रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं थोड़ा तेजी के साथ। हाँ, हो जाएगा हिस्ट्री पूरा, अभी साइकोलॉजी पढ़ लो। पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग, इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे इन्होंने कुत्ते को रखा, भूखे कुत्ते को, उसके सामने जब खाना लाया जाता तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करता, वो लार आती उसकी, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, और फूड एक नेचुरल स्टिमुलस था। जो बाध्य करे चीज आपको रिस्पॉन्स करने में, वो स्टिमुलस, उद्दीपक। तो खाना क्या है, नेचुरल स्टिमुलस, जिसको देख करके ऑब्वियसली आती ही है लार, और जो रिस्पॉन्स था वो भी नेचुरल था। अब इसके साथ इन्होंने एक चीज देखी कि जब भी थोड़ी सी कुछ सेकंड पहले या साथ में जब घंटी बजाई जा रही थी खाने के, तो सिर्फ घंटी बजने पे ही लार आने लगती थी मुंह से, खाने से पहले ही। ठीक है, तो ये इन्होंने जोड़ दिया उस घंटी को, जब खाना भी हटा लिया गया और सिर्फ घंटी बजाई गई तब भी उससे सेलिब्रेशन हुआ। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप एडवर्टीजमेंट में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग, या अगर क्लास में घंटी बजती है, मान लीजिए लंच की बेल बजती है, तो बच्चे तुरंत टिफिन बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या है, कंडीशनिंग है, आदत पड़ी हुई है, उस बेल से लंच का एसोसिएशन है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, विराट कोहली ऐड करते रहते हैं, तो बच्चों के दिमाग में विराट कोहली से ऐसा एसोसिएशन है उस बूस्ट को लेकर के कि जैसे वही देके जाएंगे उनको। ठीक है, तो ये क्या है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ देना। ठीक, तो वो एक बात हुई। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको समझना जरूरी है। इस बेल के साथ खाने को जोड़ दिया गया और एक नेचुरल रिस्पॉन्स दिलवाया गया। यहाँ पे एंड रिजल्ट जो आता है वो आता है न्यूट्रल स्टिमुलस, जो है न्यूट्रल है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था घंटी से पहले, लेकिन इसको एक नेचुरल स्टिमुलस की तरह काम में लाया गया, नेचुरल रिस्पॉन्स लाया गया इससे। ठीक, तो जब घंटी बजने से लार आने लग गई तो मान लो कंडीशनिंग हो गई, शुरुआत में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब 3 लेवल है, इसमें 3 चीजें समझना जरूरी है। पहला है बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले की अवस्था। दूसरा है कंडीशनिंग के टाइम पे क्या चल रहा है, और तीसरा है कंडीशनिंग होने के बाद। कंडीशनिंग मतलब एक तरह की आपकी बाध्य हो गई, आपको आदत पड़ गई उस चीज की। ठीक, तो यूसीएस इज इक्वल टू यूसीआर, जैसे 9 बजे की आदत है कि भैया लाइव होता है 9 बजे डेली, और कई लोगों को ऐसे लेट्स लर्न पे आदि लाइक करना होता है, तो वो क्या कंडीशनिंग है, सब्सक्राइब करके घंटी बजाने वाली बात। अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ, चलो बात चली रही है तो एक डिस्कशन में याद रह जाती है चीजें। तो ऐसे अभी घर में शादी का माहौल था, तो हम लोग मिले कजन सारे, तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने कहा तूने सब्सक्राइब किया, तो उसने बोला ऐसे 2-4 लोगों से पूछा, तो वो 5वें नंबर पे एक और जो कजन थी, मैंने रुचि तूने सब्सक्राइब किया, तो कहते नहीं मैंने घंटी भी बजाई हुई है साथ में, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस किया है। तो यूट्यूब पे लोगों ने इतना ज्यादा क्या किया, कंडीशन किया है आपके दिमाग को कि भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना है। लोगों ने अलग अलग तरह के इंट्रो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो कंडीशनिंग है कि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना है, तो एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेवल है। कंडीशनिंग से पहले क्या है, यूसीएस इज इक्वल टू यूसीआर, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्या था, खाना था, और उससे जो लार का आना था वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल है उसका कोई रोल नहीं है। अब आती है बात कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग के टाइम पे बेल को साथ में जोड़ दिया। बेल वो वाला बेल नहीं है चलने वाला, बेल मतलब वो घंटी जो थी, न्यूट्रल स्टिमुलस, उसको खाने के साथ जोड़ दिया गया, और तब क्या लार आ रही है। लार किसकी वजह से आ रही है, जो सेलिब्रेशन है वो खाने की वजह से आ रहा है, और साथ में घंटी बज रही है। जब बार बार ऐसा हुआ तो कुत्ते को पता चल गया घंटी बजती है तो खाना आता है, घंटी बजती है तो खाना आता है। अब सिर्फ खाना ना भी आए और घंटी बजा दी जाए तो लार आने लग जाएगी, सेलिब्रेशन होने लग जाएगा। बहुत टाइम तक ऐसा हो, अगर सिर्फ घंटी बजाई जाए और खाना ना आए तो वो फिर एक्सटेंट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो कंडीशनिंग के बाद
कंडीशनड स्टिमुलस जो कि बेल है उससे एक नेचुरल रिस्पॉन्स आने लग जाता है। तो ये थी कहानी, आगे बढ़ेंगे। एक चीज है यहाँ पर नोट करने की, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो आर्टिफिशियल जो कि बेल थी या न्यूट्रल स्टिमुलस है वो नेचुरल रिस्पॉन्स लेके आता है। मतलब कि जो आर्टिफिशियल एक स्टिमुलस था बेल, भाई बेल तो खाना नहीं है ना, घंटी को सुन के तो खाना नहीं खा जाता ना, घंटी तो नहीं खा जाता कुत्ता, तो वो जो आर्टिफिशियल चीज थी उससे नेचुरल रिस्पॉन्स जो कि सेलिब्रेशन है। तो ये कहानियां दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आते हैं कंडीशनिंग की प्रोसेस में कुछ चीजें आती हैं जिससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में। एक्विजिशन मतलब जब आपने एक्वायर किया, जब उस कुत्ते ने एक्वायर किया उस बिहेवियर को घंटी के साथ बजने वाले, ठीक। फिर एक्सटिंक्शन मतलब जैसा कि हमने बात की, अगर मान लो 100 बार घंटी बजी, लार आई लेकिन खाना नहीं आया, तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, फिर लार नहीं आएगी, घंटी के बजने से सेलिब्रेशन नहीं होगा, ये है विलुप्तीकरण, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, आपने मान लीजिए 2 महीने तक कुछ नहीं किया, उसको बिल्कुल विलुप्तीकरण हो गया कुत्ते के अंदर, अब बैल को सुन के उसके अंदर लार नहीं आती, लेकिन क्या हुआ 2 महीने बाद या एकदम से किस दिन घंटी बजी और एकदम से स्पॉन्टेनियस उसके मुंह से लार आ गई, रिस्पॉन्स आया, एकदम से रिकवरी हुई। जनरलाइजेशन, जब कुत्ता ये नहीं समझ पाता कि मेरे खाने की बैल कौन सी है या सभी बैल की आवाज एक जैसी है, मतलब सामान्यीकरण हो जाता है उसके लिए, बैल की आवाज मतलब खाना, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन, जब वो पहचान पा रहा था कि मेरी खाने की बैल कौन सी है और जो दूसरे आवाजें बज रही हैं वो मेरे खाने की बैल नहीं है, मतलब वो विभेद कर पा रहा था। तो ये बात हुई। अब आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर होगा। जो लोग नई पहली बार समझ रहे हैं शायद उनको एकदम से समझ में तो आ रहा होगा, बट याद रहे ना रहे तो क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर होगा, पहले भी वीडियोस बनाई हुई है इस पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं हम इसको, ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर, इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है 20वीं शताब्दी के, तो इनका काम बाद में है, ऑब्वियसली पाव्लोव, थॉर्नडाइक और बाद में स्किनर का काम है। तो इन्होंने क्या किया, एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर बॉक्स कहा जाता था, स्किनर बॉक्स में एक चूहे को रखा सफेद, और वहां पे क्या हुआ, एक लिवर था, जैसे थॉर्नडाइक वाले सीन में था, एक लिवर था, चूहा क्या था, रैंडम रिस्पॉन्स कर रहा था। थॉर्नडाइक ने क्या रखी, सामने फिश रखी, स्टिमुलस दिया, पैवलोव ने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, खाना, उसके साथ कंडीशनिंग हुई। लेकिन स्किनर ने, ऐसा नहीं था कि सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट था, बस उसको बंद कर दिया गया भूखे चूहे को और वो रिस्पॉन्स कर रहा है, पहले रिस्पॉन्स है यहाँ पे, और फिर बाद में क्या आएगा, सामने से स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। जब उसने रैंडम हाथ पैर मारे और एक लिवर प्रेस हुआ तो फूड पैलेट आ गया, ये आप देख पा रहे हैं, उसके सामने खाना आ गया, तो अब वो आसानी से रिस्पॉन्स करेगा, सही रिस्पॉन्स पे उसको स्टिमुलस प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आरएस टाइप कंडीशनिंग भी कहा जाता है। आरएस क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स पहले और बाद में स्टिमुलस, वहां पे क्या था, स्टिमुलस सामने है फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको आरएस कहा जाता है। क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस कंडीशनिंग, मतलब पहले प्रतिक्रिया आएगी और फिर बाद में उद्दीपक प्रेजेंट होगा, सही एक्शन अगर आपने लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रीइंफोर्समेंट की ये बहुत ज्यादा बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या चीज है, जो आपके बिहेवियर को बनाए रखे, आपके मोटिवेशन को बनाए रखे, आपको सही व्यवहार करने पर या एक तरह का व्यवहार आपका बढ़े, वो चीज रीइंफोर्समेंट। इन्होंने 2 प्रकार की बातें की हैं। हाँ, जिनकी भी समस्या है एडमिट कार्ड की अभी सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, सुनते रहो बस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं इसको। तो वो एक बात हुई। रीइंफोर्समेंट 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पनिशमेंट 2 प्रकार की, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसका प्रभाव हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानते हैं पनिशमेंट को, तो इसलिए हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पनिशमेंट से क्या होगा, अगर मतलब बेसिकली आपका जो व्यवहार है, 2 चीजें ध्यान में रखने वाली है। रीइंफोर्समेंट आपके व्यवहार को बढ़ाता है, वांछनीय व्यवहार को, और पनिशमेंट घटाता है किसी बिहेवियर को। रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, आपको एक चॉकलेट दी मान लीजिए, तो आप रीइंफोर्स हुए, आपको लगा कि हाँ यार, मतलब हम अब मैं अच्छा कर सकता हूँ या मुझे इसके बाद ये मिलता है, ठीक है, आपको पुनर्बलन मिला, आप उत्साहित हुए इस चीज को और ज्यादा करने के लिए। नेगेटिव स्टिमुलस में क्या होता है, आपके आसपास इस तरह का कोई भी प्रेजेंट स्टिमुलस है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप जो व्यवहार आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को वहां से हटा लिया गया टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि आप बेहतर कर सकें, ठीक है। मान लीजिए क्लासरूम में कोई भी एक नेगेटिव चीज है या कुछ भी इस तरह का है जो प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों को उस व्यवहार को करने में, तो उसको आपने निकाल लिया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो ये सिंपल बात हुई। अब यहाँ पे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी इन्होंने दिए, जहां से क्वेश्चन आता है। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल। इसमें क्या है, एक तो फिक्स्ड रेशो और दूसरा फिक्स्ड इंटरवल, ठीक। तो जो इन्होंने 3 प्रकार के की बात की, 2 प्रकार की, एक तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मतलब लगातार, और दूसरा है पार्शियल, जिसको इंटरमिटेंट कहते हैं, मतलब कभी मिलेगा कभी नहीं। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या है, लगातार आपने बच्चे ने जितनी बार अच्छा काम किया आपने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब वो आप शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, उसको लगेगा हाँ मोटिवेट हो रहा हूं मैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो सिर्फ लालच रहेगा उसको वेरी गुड का, या फिर वो पक जाएगा उस चीज से। तो कॉन्टिन्यूअस से ज्यादा बेहतर है पार्शियल, जब आपको पता ही नहीं है बच्चे को कि कब उसके सही व्यवहार पे उसको वेरी गुड कह दिया जाए या उसको रिवॉर्ड मिल जाए। इसमें 2 प्रकार के इन्होंने बताया कि एक फिक्स्ड रेशो और दूसरा इंटरवल। इंटरवल मतलब समय अंतराल, जैसे आपकी जो सैलरी है वो एक इंटरवल पर मिलती है, महीने में एक बार ही मिलती है, ठीक है, फिक्स है कि हर महीने मिलेगी। वेरिएबल कब हो, कभी भी मिल गई, मतलब आज 15 दिन पे मिल गई, अगली बार 45 दिन पे मिलेगी, तो ये क्या हुआ, इंटरवल क्या है, वेरिएबल हुआ। फिक्स्ड इंटरवल क्या है, जब समय निश्चित है। इंटरवल मतलब समय से, रेशो मतलब मात्रा से, जो आपकी सैलरी है इस महीने तो फिक्स्ड है, अगले महीने कुछ और मिल जाए तो वो वेरिएबल रहेगा, आपको नहीं पता कब ज्यादा मिले कब कम मिले। फिक्स्ड मतलब इतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो टाइम से संबंधित हो तो इंटरवल, मात्रा से संबंधित हो तो रेशो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, कि पार्शियल जो है, जो कभी कभी होने वाला है, इंटरमिटेंट, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब कितना आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए आपके सही कर्मों से, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है या जो भी थॉर्नडाइक वाला है वहां पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, और जो आपका इसका है स्किनर वाला उसमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। तो आरएस कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को और बाकी जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग भी समझ लेते हैं। आज थियरी तो 3 समझ रही थी, बट मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे हुए हैं। तो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या सूझबूझ का सिद्धांत हम इसको कह देते हैं, सही व्यवहार पे उसको वेरी गुड कह दिया जाए या उसको रिवॉर्ड मिल जाए। इसमें दो प्रकार के इन्होंने बताया कि एक फिक्स्ड रेशो और दूसरा इंटरवल। इंटरवल मतलब समय अंतराल, जैसे आपकी जो सैलरी है वो एक इंटरवल पर मिलती है, महीने में एक बार ही मिलती है, ठीक है, फिक्स है कि हर महीने मिलेगी। वेरिएबल कब हो, कभी कभी भी मिल गई, कभी भी मिल गई, मतलब आज 15 दिन पे मिल गई, अगली बार 45 दिन पे मिलेगी। तो ये क्या हुआ, इंटरवल क्या है, वेरिएबल हुआ। फिक्स इंटरवल क्या है, जब समय निश्चित है। इंटरवल मतलब समय से, रेशो मतलब मात्रा से। जो आपकी सैलरी है इस महीने तो फिक्स है, अगले महीने कुछ और मिल जाए तो वो वेरिएबल रहेगा, आपको नहीं पता कब ज्यादा मिले कब कम मिले। फिक्स मतलब इतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो टाइम से संबंधित हो तो इंटरवल, मात्रा से संबंधित हो तो रेशो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर कि पार्शियल जो है, जो कभी कभी होने वाला है, इंटरमिटेंट, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कब कितना आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए आपके सही कर्मों से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है या जो भी थॉर्नडाइक वाला है वहां पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, और जो आपका इसका है स्किनर वाला उसमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। तो आरएस कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को और बाकी जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग भी समझ लेते हैं। आज थियरी तो 3 समझ रही थी, बट मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे हुए हैं। तो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या सूझबूझ का सिद्धांत हम इसको कह देते हैं, तो ये एक तो गेस्टाल्टवाद के अंदर आता है। गेस्टाल्टवाद क्या है, एक अलग संप्रदाय है साइकोलॉजी का। गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टिज्म कहते हैं हम इसको। इसको दिया था किसने, एक बार बताओ कमेंट करके, मेमोरी लॉस हो गया मुझे आज। कोफका, वर्टहाइमर ने दिया था इसको, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद के जनक हैं वर्टहाइमर या वर्दीमीर जिनको कहते हैं। तो ये जनक थे इनके, और कोहलर एक व्यक्ति थे इनके अंदर। 3 लोग इसमें इंपॉर्टेंट थे, कर्ट लेविन भी थे इसके अंदर, कोहलर, कोफका और वर्टहाइमर, ये 3 बाद वाले इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब कोहलर का एक्सपेरिमेंट था चिंपैंजी पर, एक आइलैंड पे जाके, और इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ठीक है। सुल्तान बेसिकली ये चिंपैंजी है एक वन मानुष जिसको हम कहते हैं, और इसको एक इस तरह के केज में या इस तरह के रूम में बंद कर दिया गया, और कुछ बनाना जो है, जो केले हैं वो ऊपर लटका दिए गए जो उसकी रीच में नहीं थे। रीच में मतलब जहां तक वो पहुंच नहीं सकता था, ऐसे हाथ उठा के यूं खा नहीं सकता था। लेकिन उस रूम के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस, कुछ डंडे, इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी। अब उसने पहले कोशिश की बट वो फेल हुआ। फिर उसके बाद उसने देखा कि कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, फिर उन बॉक्सेस को लगाया, फिर वहां तक पहुंच पाया। और फिर कई बार इनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, और ऊंचा कर दिया, तो फिर वो बॉक्सेस से भी नहीं पहुंच पा रहा था, तो फिर उसको एक छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। बेसिकली हुआ क्या कि पहले उसने प्रॉब्लम को देखा, कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर वो बैठ करके उसने दिमाग में चीजें चली, एकदम से इंसाइट आया। सडन इंसाइट जो है, सडन सॉल्यूशन, एक रूल है किसके अंदर, इंसाइटफुल लर्निंग में, कि एकदम से, ऐसे सर का एग्जांपल है अपने कि दिमाग की बत्ती जलती है मेंटोस से, तो वो वाला सीन है कि मतलब एकदम से क्या होगा, सडन आपकी बल्ब जलेगा एकदम से, ठीक है। तो इसमें क्या, इंसाइटफुल लर्निंग में एकदम से सॉल्यूशन आता है। कई बार आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होते हैं या आपने कुछ पढ़ा होता है, आपने कभी फील किया होगा, वो चीज आप छोड़ देते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चल रही होती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इंसाइट से, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर के थोड़े से विरोधी हैं। तो ये एक बात हुई, इन्होंने परसेप्शन को इंपॉर्टेंस दी है। अब एक और चीज आपने सुनी होगी कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जो कि एरिस्टोटल या अरस्तु का कथन है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है गेस्टाल्टवाद, बट सेम बात नहीं कहता। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि हम एक बेहतर, ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं किसी भी चीज को एज अ होल। जब एक पूरी सिचुएशन हो उसको हम बेहतर समझ पाते हैं टुकड़ों से ज्यादा, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, होल को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक पूरे परसेप्शन क्रिएट करने को। तो ये बात हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं आप कितना बेहतर समझ पाए रात के 10:30 बजे। और यार आज तो बहुत स्लो कराया, मैं भी थोड़ी सी मतलब वैसे थकी हुई थी, और वैसे भी मैंने कोशिश की इसकी स्लो चला जाए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेना जिसको स्पीड तेज लगी हो अभी भी। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट आफ्टर फॉलोइंग व्हाट, मतलब एक प्रतिक्रिया के विलुप्त होने के बाद और अधिक कठिन है। कौन सी प्रतिक्रिया, बेसिकली प्रतिक्रिया का विलुप्त होना किसके बाद सबसे ज्यादा कठिन होगा, मतलब ये है इसका। वर्बल रिप्रोच, मतलब जब आप क्या कहें, वर्बल रूप से, मौखिक रूप से भर्त्सना करते हैं किसी चीज की। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। लर्निंग के क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बनेगा, मल्टीपल वीडियोस बन सकते हैं, बट एक सेलेक्टेड क्वेश्चन का मैं एक अलग से क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख पाए। बताएं एक बार। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बाद क्या हो जाएगा, एक रिस्पॉन्स का विलुप्त होना। जो लोग भी पनिशमेंट लिख रहे हैं वो चीज समझ नहीं पाए बात को। एक रिस्पॉन्स आया, अब वो जो डॉग था, या अगर हम बात करें स्किनर की भी, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जब आपको पता ही ना हो कब आपको रिवॉर्ड मिल जाए, तो जो एक्सटिंक्शन है किसी भी एक व्यवहार का वो मुश्किल है। और एक और चीज, हैबिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा बिहेवियरिस्ट, स्पेशली क्लासिकल कंडीशनिंग में आदत डलवाई जाती है, ठीक है। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अगर मैं कहूं तो
कॉन्टिन्यूअस में तो फिर वही आपको आदत पड़ जाएगी, आपको लगता है ठीक है हर बार चॉकलेट ही मिलती है, वेरी गुड ही बोलती है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। थियरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल इसी बात पर मानता है कि अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। कौन से सिद्धांत से संबंधित होगा? जो सिर्फ अवलोकनीय व्यवहार या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करेगा। कॉग्निटिविस्ट है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, बिहेवियरिस्ट है या कंस्ट्रक्टिविस्ट है। टेंशन मतलब अभी करेंगे आप लोग की टेंशन का भी निवारण। बताएं एक बार आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिंपल बिहेवियरिस्ट, मतलब व्यवहारवादी जो हैं वो इस बात को मानते हैं, हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि जो दिखता है इंडिया वही दिख रहा है, मतलब कि इट्स लाइक कि भाई जो बाहर दिख रहा है, अगर आप परफॉर्मेंस दे पा रहे हो बेहतर तो आपको कुछ आता है, अदरवाइज अगर आप नहीं दिखा पा रहे, अगर आपके 90% नहीं आ पा रहे तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आपके 90% आ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। मतलब जो बाहर दिखेगा ये सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं क्योंकि इन्होंने जीन संज्ञान इन सब कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। कॉग्निटिविस्ट जो है वो आपकी संज्ञानात्मक पक्ष, जो प्रोसेस स्किल्स हैं आपकी, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, तर्क हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, सारी चीजें। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है भाई अपने आप निर्माण करते हैं या समाज के द्वारा। डेवलपमेंटल में तो वही आप कैसे डेवलप करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, मतलब जो सुदृढ़ीकरण कहें या पुनर्बलन का सिद्धांत कहें, किससे जुड़ा हुआ है? पैवलोव से, थॉर्नडाइक से, कोहलबर्ग से, स्किनर से। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है। मैं अभी आप लोग के डाउट्स लूंगी, पहले ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ मतलब ऐसे चमक दमक पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं बिहेवियरिस्ट। तो बताएं एक बार क्या होगा? सिंपल आंसर है स्किनर होगा। स्किनर ने बात की है रीइंफोर्समेंट की और स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी दिए हैं। सबसे पहले बात रीइंफोर्समेंट की थॉर्नडाइक ने की थी, लेकिन क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल के रूप में थियराइज जो किया है वो स्किनर कहते हैं कि भैया जो इन्होंने कि रीइंफोर्समेंट दो व्यवहार बढ़ेगा, जैसे वो चूहे वाली बात थी, यानी कि स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थियरी। अब वाइगोस्की आपको दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन किसका है? लर्निंग का है। क्यों? क्योंकि जो ये थियरीज हैं अगर आप इनसे जुड़े हुए नहीं है, समझ नहीं पाए हैं बात को, तो फिर गलती होगी। तो कौन सा वाइगोस्की के समाज शास्त्रीय या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इंसाइटफुल लर्निंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, कल्चर न्यूट्रल आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भी कई लोग आंसर दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा भयंकर गलती कहते हैं इसको। बहुत बढ़िया अंजू, क्या होगा आंसर? रेसिप्रोकल टीचिंग। जब प्रभाव डालते हैं बच्चे और जो टीचर हैं दोनों मिलकर के एक दूसरे को प्रभाव डाल रहे हैं, इसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, बच्चे क्वेश्चन करेंगे आपस में, एक पूरा माहौल होगा सिर्फ जिसमें टीचर ही नहीं बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात वाइगोस्की ने की है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात बेंड्यूरा ने की है। तो ये गलती नहीं करनी है, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। बेंड्यूरा की थ्योरी हम कर चुके हैं अलग से, सोशल लर्निंग थ्योरी में पूरा आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी? स्किनर की। इंसाइटफुल लर्निंग किसकी? कोहलर की। कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करते। कल्चर न्यूट्रल का मतलब है कि आपका जो कल्चर है उसका कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि वाइगोस्की कहते हैं आपकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। भाई लाइक जरूर करते रहना है। A young child responds to a new situation on the basis of the response made by him her in a similar situation as in the past। भाई एक छोटा बच्चा है जो एक नई परिस्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, जो उसने पूर्व में किसी एक एक्सपीरियंस के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है? लॉ ऑफ एनालॉजी से, लॉ ऑफ इफेक्ट से, लॉ ऑफ एटीट्यूड से या लॉ ऑफ रेडीनेस से? बताएं एक बार। गलतियां हुई हैं, अभी तो बहुत ज्यादा काम किया नहीं है, अभी तो और क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से देखना है वीडियो, जिनको थियरीज समझने में प्रॉब्लम हुई है, और अलग से भी स्पेशल भी वीडियो बनाई हुई है, उनको भी देख सकते हो अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, डिफिकल्ट लग रहा है तो। बाकी रिवीजन में फिर से रिवाइज कराया जाएगा। लॉ ऑफ एनालॉजी है बिल्कुल। लॉ ऑफ एनालॉजी में क्या होता है? जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पे आप नई सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ एटीट्यूड में मतलब आपका जिस तरह का एटीट्यूड है किसी एक चीज को लेके, जिस तरह के बिलीव्स हैं आपके, जो सेट ऑफ एटीट्यूड जिस तरह से आप देखते हैं किसी भी एक चीज को। लॉ ऑफ इफेक्ट मोटिवेशन से संबंधित है, या आप पर प्रभाव पड़ता है तो आप उसको फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज तो नहीं। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब आप तैयार हो सोशली, मेंटली, फिजिकली, सब तरह से। रेडीनेस टू लर्न से अलग है, ये जो प्याजे बात करते हैं वो मैच्योरिटी से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। जो रेडीनेस टू लर्न जिसकी बात प्याजे करते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस है, दो डिफरेंट चीजें हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी को हम समझ चुके हैं, तो ये था आज का काम। 6th क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न्ड स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट्स इन। भाई पहले से सीखे गए कौशल और नए कौशल के बीच में समान तत्वों की उपस्थिति क्या करेगी? इसका क्या एक प्रतिफल होगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, जनरलाइज्ड ट्रांसफर होगा, या फिर जीरो ट्रांसफर होगा? फटाफट से आंसर करें यार, गलतियां मत करो। ऐसे तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी
जाने से पहले आपको और रिवीजन करा दिया जाएगा। कई लोगों का तो ऐसे जियो खत्म हो गया होगा आज, कोई बात नहीं। क्या होगा आंसर? जनरलाइज ट्रांसफर कैसे होगा? किसी भी चीज में अगर समान तत्व हैं, भाई आपको टाइपिंग आती थी, अब आप लैपटॉप सीखने गए, कंप्यूटर, आपको टाइपिंग में मदद हुई क्योंकि जो कीबोर्ड था कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था, आपको आदत भी थी। तो आपको साइकिल आती थी, आपने बाइक चलाई तो आपको वो हैंडल पकड़ने में, बैलेंस बनाने में आसानी हुई। तो जब सेम तत्व अगर मौजूद है किसी भी दो सिचुएशन के बीच में, तो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा लर्निंग में। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी हमने थॉर्नडाइक को जोड़ा था, समझा भी था। तीन प्रकार की बात करते हैं थॉर्नडाइक। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब कि जब चीजें सिमिलर हो दोनों ही सिचुएशन के बीच में, तो पुराना ज्ञान जब आपको हेल्प कर रहा है नई चीज सीखने में, नई स्किल सीखने में, तो वो पॉजिटिव है। मतलब इसको कहेंगे एक तरह से, पॉजिटिव को क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। नेगेटिव मतलब पुरानी सीखी हुई चीज आपको नया कुछ सीखने में जब प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर। दूसरा, जैसे विंडोज और मैक का हम बहुत बार एग्जांपल लेते हैं, विंडोज के फीचर अलग होते हैं, मैक के फीचर अलग होते हैं, कई लोगों को समस्या होती है, तो नेगेटिव ट्रांसफर वहां पे होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जनरलाइज ट्रांसफर मतलब ये कोई टर्म नहीं है, अगर हम ट्रांसफर की फॉर्म में बात करें, स्पेशली थॉर्नडाइक के उसमें, तो कुछ ऑप्शन तो आपको टेढ़े मेढ़े देगा। जीरो ट्रांसफर मतलब प्रभाव ही ना पड़े। अभी यहाँ पे हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, अपने चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद जाकर खेलने लग जाए, तो दोनों का कोई बीच में ऐसा एज सच संबंध नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो खाना बनाने और गाड़ी चलाने का कोई डिफरेंस, मतलब समानता नहीं है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस थे, और क्लासिकल कंडीशनिंग समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करके